Hello, my dear friends. My name is Adil, and you have started watching Ved Science Foundation, a YouTube's exclusive channel जहां पर हम आपको क्लास 9th और क्लास 10th के लिए प्रिपरेशन कराते हैं फॉर योर बोर्ड्स। और आप उसकी प्रिपरेशन हम आपको NCERT बुक से कराते हैं और हम आपको एक फाउंडेशन प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि आप 11th एंड 12th की चीज़ों को काफ़ी आसानी से समझ सकें एंड देन फर्दर फिर आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को एक अटेम्प्ट में क्रैक कर सकें। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी हमारे एक व्यूअर हैं हमारे चैनल के तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और उनका भी बेनिफिट हो सके। सो बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में आपने हमारे चैनल के ऊपर देखा होगा कि हमने क्लास 10th के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल कराए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियोस को भी जा करके देखें। वहाँ पर हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे वीडियोस सारे पूरी चैप्टर को इनफैक्ट शॉर्ट वीडियोस में कवर करके हमने इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया है। प्लीज़ उस वीडियोस को जाएं, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो बच्चा, आज हम क्लास 10th में फर्दर आगे बढ़ते हैं। हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 8 विच इज़ ऑल्सो ऑफ क्लास 10th, ठीक है। और उसमें हम आज कवर करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो जो पहला टर्म आ रहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पर आ रहा है रिप्रोड्यूस। एक टर्म आता है रिप्रोडक्शन। तो इसका क्या समझते हैं आप? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन हम कहते हैं किसको है? तो बेसिकली बच्चों, रिप्रोडक्शन का एक बहुत ही बेसिक सा एक आइडिया, एक इन्फॉर्मेशन जो आप अपनी जूनियर क्लासेस से बच्चों पढ़ते हुए आ रहे हो वो ये है कि ब्रिंगिंग ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड इनटू द नेचर, ठीक है। दुनिया में अपने जैसे, एग्जैक्टली अपने जैसे, ठीक है, कॉपीज को लाना, ठीक है, अपने जैसे इसको सिमिलर लुकिंग ऑफ स्प्रिंग्स को दुनिया में लाना इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यू नो रिप्रोडक्शन। तो नाउ जो इस चैप्टर में जो हम समझेंगे ना बच्चों, जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन होती कैसे है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझेंगे। उसके बाद हम वेरिएशंस को समझेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहला जो सवाल हमारे लिए खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि रिप्रोडक्शन हम कहते किसको है? रिप्रोडक्शन हम कहते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्शन हम कहते हैं टू ब्रिंग, है ना, ऑफ वन ऑफ ओन काइंड, ठीक है, दुनिया में लाना, अपने जैसी किसी और ऑफस्प्रिंग्स को दुनिया में लाना इज नोन एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। दिस रिप्रोडक्शन। एंड आपको पता है कि रिप्रोडक्शन इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस, ठीक है। बेबी कम्स इनटू द इन्वायरमेंट, एक जो दुनिया में बेबी आता है तो इट हैज लॉट्स ऑफ टीडियस मेथड्स, ठीक है। बहुत इट्स एन टाइम कंज्यूमिंग, इट्स एन एनर्जी कंज्यूमिंग, बट स्टिल एवरी ऑर्गेनिज्म गोज फॉर रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपकी NCERT बुक, अगर आपके पास NCERT बुक है तो प्लीज आप NCERT बुक को अपने सामने रखें। उसमें सबसे पहला ही आपके NCERT टेक्स्ट बुक में ये सवाल सबसे पहला है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? जरूरत क्या है ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की? अब चूंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पर एनर्जी लगती है, टाइम लगता है, मेहनत लगती है एंड देन फाइनली उसके बाद हम एक नया ऑफस्प्रिंग्स को दुनिया में ला पाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो व्हाई डू वी नीड रिप्रोडक्शन? देखिए बच्चे, बेसिकली इसके पीछे की वजह यह है कि सबसे पहले अपनी जो एक स्पीसीज है ना, उसको कंटिन्यूटी में रखना, ठीक है। कोई एक पार्टिकुलर स्पीसीज है, जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है, उसके बाद और भी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, प्लांट के स्पीसीज हैं, एनिमल के स्पीसीज हैं। इन सारे स्पीसीज को अगर आज हम देख पा रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर कोई स्पीसीज रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो दैट विल गेट एक्सटेंट, क्योंकि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज उनके वो डेथ होगी उनका, है ना, दैट इज सर्टेन। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म विल डाई। सो अब ऐसा है कि अगर उसी जैसा सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमें डेवलप कराना है देन एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन की कॉज ये है टू मेंटेन इट्स नंबर, है ना। किसी इन्वायरमेंट में किसी एक ऑर्गेनिज्म के नंबर को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन की बहुत सख्त जरूरत होती है, ठीक है। तो व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? टू मल्टीपल इट्स नंबर, टू मल्टीप्लाई इट्स नंबर, ठीक है। टू मल्टीप्लाई इट्स नंबर, इसका मतलब ये आप हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है इस इन्वायरमेंट में कंसिस्टेंट बना रहे, ठीक है। तो दिस इज व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इवन दो
कि ये बहुत टीडियस मेथड है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, लेकिन स्टिल एन ऑर्गेनिज्म गो फॉर रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं दैट कांट गो फॉर रिप्रोडक्शन बट दे स्टिल कैन सर्वाइव। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं भी कर सकते लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करते हैं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपका न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी कि किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। बट रिप्रोडक्शन जो है उसका बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल एन ऑर्गेनिज्म गो फॉर रिप्रोडक्शन। उसकी वजह यह है बच्चे कि उस ऑर्गेनिज्म, उस स्पीसीज का मल्टीपल कॉपीज इन्वायरमेंट में मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। और आपको पता है बच्चे कि हर ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस में क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए होता है, और यही जेनेटिक मटेरियल बच्चे पास ऑन किया जाता है। अब आपको मैं बता दूं बच्चे, एक आइडिया आपको मैं दे दूं कि ये डीएनए जो होता है ना बच्चे, जो हमारे सेल के जो न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है, ये डीएनए हमारे बॉडी का एक ब्लूप्रिंट है। क्या है ये? हमारे बॉडी का ये एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट से मतलब ये है कि अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस होगी तो आपका, इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मान लिया एक घर का एक नक्शा है, ठीक है। जैसे कोई भी मकान बनता है तो मकान बनने से पहले उसका एक नक्शा तैयार किया जाता है और उसी नक्शे के हिसाब से फिर उसका घर बनाया जाता है, ठीक है। अगर इस नक्शे में कोई बदलाव की जाएगी तो घर के अंदर भी वो बदलाव दिखेगी, है कि नहीं है? कि अगर इस नक्शे के अंदर जो आपने डायग्राम बनाया, पहले किसी चीज को मतलब कंस्ट्रक्ट करने से पहले अगर कोई डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में अगर कुछ बदलाव करोगे तो आगे बिल्डिंग में भी कुछ बदलाव होगा ना, ऑफ कोर्स, है ना। अगर डायग्राम में आपने अपने जो नक्शे के अंदर आपने चेंज कर दिया कि ये रूम यहाँ नहीं होगा वहां होगा, तो ऑफ कोर्स अब आप जो कंस्ट्रक्ट कराओगे उसी हिसाब से कराओगे। तो ये जो उसका नक्शा हो गया, जो उसका डायग्राम हो गया, वो उसका ब्लूप्रिंट हो गया। उसी तरह सेम हमारे बॉडी में हमारा जो एक पूरा एक कंस्ट्रक्शन है, जो हमारा एक पर्टिकुलर शेप साइज है, ठीक है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर ब्लूप्रिंट। और हमारे ह्यूमन के अंदर वो ब्लूप्रिंट क्या है? डीएनए। इस ब्लूप्रिंट के अंदर में अगर कोई चेंजेस होगा तो हमारे बॉडी के अंदर भी चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये डीएनए किन चीजों से बना होता है बच्चे। ये जो डीएनए है बेसिकली कहां प्रेजेंट होता है? आपके सेल्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है जी, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि कोई भी डीएनए जो है बच्चे, है ना, इन 4 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। एटीसीजी से बना होता है, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स के रैंडम सीक्वेंसेस से, है ना, आपका डीएनए बना होता है। बेसिकली इन्हीं 4 रैंडम सीक्वेंस होते हैं, ठीक है जी। अब इनका बेसिकली क्या होता है, अब ये क्या करते हैं ना कि भाई बहुत बड़ा, आपके पास बहुत ही बड़ा एक लॉन्ग डीएनए का सीक्वेंस होता है, बहुत ही लॉन्ग डीएनए का सीक्वेंस होता है। अब इन्हीं लॉन्ग डीएनए सीक्वेंस में क्या करते हैं बच्चे कि ये कुछ पार्टिकुलर एरिया किसी प्रोटीन को कोड करते हैं। दैट मीन्स मैं आपको बता दूं, एक बेसिक सा सेंट्रल डॉगमा आपको मैं समझा दूं, जो आपको हायर क्लासेस में भी बड़ी आसानी से समझने में आएगा। सबसे पहले समझिएगा कि आपके पास डीएनए है ना, डीएनए है। डीएनए से अगर डीएनए बनेगा, ठीक है जी, तो इस वाले प्रोसीजर को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। और अगर डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, तो हम इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और इसी आरएनए से फिर जब प्रोटीन बनता है, ठीक है, प्रोटीन बनता है, तो इस वाले प्रोसीजर को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट सिर्फ समझाने के एतबार से मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, दीज आर द 3 स्टेप्स। सो बेसिकली बच्चा, मैं जो आपको भी समझा रहा था, वो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले जो हमारा ब्लूप्रिंट है वो है डीएनए। हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लूप्रिंट है वो हमारा डीएनए है, और वो कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। अब यही वाला डीएनए, सबसे पहले तो डीएनए का एक कॉपी बनता है जो सेल है आपके अंदर, ठीक है। मान लिया एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, और उस सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर अब आपके जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, डीएनए है। वो किस फॉर्म में है? क्रोमोसोम के फॉर्म पे, ठीक है। वो हम आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ये डीएनए ना, सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है डीएनए की, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है, और उस वाली डीएनए से फिर ट्रांसक्रिप्शन होकर के आरएनए बनता है, और आरएनए से फाइनली प्रोटीन बनता है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये डीएनए जो आपके सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, यही कोड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सा प्रोटीन होगा। आपकी बॉडी किन चीजों से बनी हुई होती है?
हमारी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन का होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं और आपकी बॉडी को जो स्ट्रक्चर मिला हुआ है, ये जो आपका एक पर्टिकुलर शेप है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं। तो अब एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो डीएनए है बच्चे, ये बेसिकली इन प्रोटीन्स को कोड करता है, ठीक है। अगर इस डीएनए के अंदर में कुछ चेंजेस होगा तो इन प्रोटीन के अंदर में भी कुछ चेंजेस होंगे और इन चेंजेस की वजह से फिर ऑल्टरेशन आ सकती है बॉडी के अंदर में। तो आप समझ रहे हैं कि डीएनए इज द ब्लूप्रिंट और प्रोटीन इज द अल्टीमेट रिजल्ट। डीएनए क्या है? ब्लूप्रिंट है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि डीएनए क्या है? डीएनए एक नक्शे की तरह है, ठीक है, एक सर्टेन डायग्राम सा है, और प्रोटीन जो है उसका असल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है बच्चा। तो ये बेसिकली समझने की जरूरत थी, ठीक है। तो डीएनए जो है वो प्रोटीन का एक ब्लूप्रिंट है। अगर इस डीएनए में कुछ बदलाव होगा तो इस प्रोटीन के अंदर भी बदलाव होगा, ठीक है जी बच्चा। ये बेसिकली, और हमारी बॉडी बेसिकली बच्चों प्रोटीन से बनी होती है। अगर इस डीएनए में कुछ बदलाव होगा तो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन में भी बदलाव होगा, और इस तरह से हमारी बॉडी में कुछ ऑल्टरेशन आ सकता है, बदलाव आ सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये थी बेसिकली बात। अब बच्चा मैंने आपको क्या बताया कि आप एक एग्जांपल ले लें, अगर हम ह्यूमन की बात कर लें तो हमारे ह्यूमन के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम की हम बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर बच्चे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है जी। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, या फिर आप कह लीजिए 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये इतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। ऑफ कोर्स जब सेल को डिवाइड करना होता है, हेलो, मेल आया होगा। मेल आ गया है? नहीं, तुमने मैसेज, हाँ नहीं, हम तो व्हाट्सएप के नहीं, ऐसे आपको मतलब उसके तरफ से मेल या मैसेज कुछ आया बुकिंग का? नहीं, अभी तक तो नहीं आया वो। नहीं आया है? अच्छा ठीक है, 7705 ना, ठीक है। तो नहीं साला कैसे नहीं आया सर? अभी तो ठीक है, ये दिखा देंगे, ये तो काफी हो जाएगा ना। ये तो है, ये बुकिंग एक बार हम वेबसाइट से भी चेक कर लेते हैं, पीएनआर डाल के। दोनों मतलब ये स्पाइस जेट ही है? हाँ दोनों स्पाइस जेट। अच्छा, तो 11:10 में है और 12:50 में वहाँ पहुँच जाएगी बागडोगरा, 19 तारीख को। हाँ। और 26 तारीख को वहाँ से 1:20 की फ्लाइट है और 3:20 पे पहुँच जाएगी। ठीक है बाबू, ठीक है ना सर? ठीक है। मेल एक बार रिफ्रेश करके देखिएगा, देख लीजिएगा मेल या मैसेज। ठीक है, देख लेते हैं। क्या वो जाने का नहीं है? कहाँ? हम बता देंगे बाबू। बोले हैं कि मिलो मालवीय नगर। कौन बोले? गुलशन सर, हम बोले तो बारिश हो रहा था। हाँ ठीक है, आराम से निकलो, हम बता देंगे तब। ठीक है, हम भी मिलते हैं फिर वहीं। तो चलिए ना, क्या दिक्कत? ठीक है, हम करते हैं कॉल। ठीक। हाँ जी, तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर बच्चे, ये जो क्रोमोसोम जो बना होता है ना, इन्हीं डीएनए से बना होता है, इन्हीं 4 एटीसीजी के सीक्वेंस से बना हुआ होता है, ठीक है बच्चा। ठीक है, तो ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, आप देखिए हमारे यहाँ ना बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर ना 2 तरह के सेल्स हैं, ठीक है। एक तो होता है सोमैटिक सेल और एक होता है जर्म सेल। देखिए जर्म सेल क्या होता है ना बच्चा, कि सोमैटिक सेल क्या होता है ना, कि आपकी होल बॉडी जो बनी हुई होती है ना बच्चे, वो सोमैटिक सेल से बनी होती है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देखिए आपकी बॉडी को जब ग्रो करना होगा, है ना, आपकी बॉडी को जब ग्रो करना होगा तो वो क्या करेगा, सेल डिवाइड करेगी। सेल जब डिवाइड करती है ना बच्चा, तो आपको मैंने क्या बताया, एक सिंगल पेरेंट मदर सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है। जब नंबर ऑफ सेल्स आपकी बॉडी में इंक्रीज करेगा, आपकी बॉडी कैसे ग्रो कर रही है, उसके पीछे 2 वजह हो सकती है। वो पहला वजह ये हो सकता है कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हो, या फिर सेल का साइज बढ़ रहा हो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर सेल का नंबर बढ़ रहा है तो आप एक बात याद रखिए, अगर ये वाला सेल जो है, अगर ये डिवाइड करता है तो ये 2 डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि इनके पास जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास था, है ना, जैसे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास था, तो 46 इसके पास भी जाएगा, ठीक है। 46 इसके पास भी जाएगा, और इसी वाले डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। आप सीनियर क्लासेस में इन चीजों को पढ़ोगे, फिलहाल आप इतना सा जान लो कि ना ऐसा होता है। और ये बेसिकली बच्चों क्या होगा कि ऑफ कोर्स जो जेनेटिक मटेरियल है ना बच्चा, वो क्या होता है कि पहले डिवाइड, मतलब क्या होता है, रेप्लिकेट। जैसे आप एक सिंगल सेल को हम ले लेते हैं, सिंगल सेल के अंदर में कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, उसी जेनेटिक मटेरियल की एक कॉपी बनती है, और कॉपी बनने के बाद, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, उस तरह साइटोप्लाज्म फिर
आपको पता है ना सेल के बारे में, अंदर साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से एक सिंगल सेल से दो डिफरेंट सेल्स बन जाते हैं। तो ये चीजें होती है। लेकिन जब आप जर्म सेल की बात करें, जब आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व सेल्स की बात करें, तो आपको मैं बता दूं, आपके पास, हमारे पास मेल एंड फीमेल सेक्स गैमेट्स कौन कौन से हैं? आपको पता है स्पर्म एंड ओवा, यही दो हैं अगर आप इसकी बात करें, ह्यूमन की बात करें, ठीक है, तो स्पर्म एंड ओवा। और स्पर्म एंड ओवा के अंदर आपको बता दूं बच्चे कि इनके सेल के न्यूक्लियस में ना सिर्फ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 46 नहीं होता नॉर्मल की तरह, ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स इनके अंदर 23 नंबर होता है। अब बताइए इसकी जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। अगर मान लिया कि अगर जर्म सेल के अंदर भी, अब मान लिया एक सेल का न्यूक्लियस है, सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और इनके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है जी। अब ये डिवाइड करेगा, ठीक है, डिवाइड करके अब क्या करेगा कि ये 46 भी बना लिया और ये भी 46 भी बनाया, ठीक है। तो इस तरह से एक सेल डिवाइड करती है। अब देखिए ये तो नॉर्मल बॉडी पार्ट में थी, लेकिन जब अब 6 गैमेट बनेगा, गैमेट क्या होता है बच्चे? स्पर्म एंड ओवा आर दी मेल एंड फीमेल गैमेट्स। स्पर्म मेल गैमेट है, ओवा फीमेल गैमेट है। तो ये जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, इसमें ये प्रोसीजर नहीं लगता। इसमें जो लगता है, जो इसमें जो लगेगा, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, तो ये जब डिवाइड करेगा ना बच्चे, तो इनके न्यूक्लियस में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको पता है कि मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट मिला करके क्या बनते हैं बच्चे? जाइगोट बनते हैं, है ना, जाइगोट बनते हैं। अगर मेल में भी टोटल 46 अगर आ जाता और फीमेल में भी 46 आ जाता, तो टोटल जाइगोट में तो 92 हो जाता। तो फिर तो ये तो गड़बड़ हो जाता, और इसी जाइगोट से फिर फर्दर डेवलप होकर के हमारी बॉडी डेवलप होती है। तो हमारे पास फिर टोटल नंबर ऑफ 92 क्रोमोसोम, तो लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए बच्चे इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये पहले 23, इसीलिए मेल गैमेट में हमेशा 23 पेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा और फीमेल में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। फिर ये दोनों जब ज्वाइन करेंगे तब जो जाइगोट बनेगा, तो बच्चा उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? बेसिक आइडिया समझ में आया क्या होता है? ठीक है जी। तो यहां तक बात समझ में आ गई बच्चे, ठीक है। अब बच्चे मैंने आपको 2-3 टर्म्स बीच में बताया। इसमें मैंने आपको रेप्लिकेशन बताया, है ना। रेप्लिकेशन मतलब एग्जैक्ट कॉपीइंग कहते हैं उसको। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपीइंग, ठीक है। तो देखिए बच्चे, कोई भी बायोकेमिकल प्रोसीजर जो आपके बॉडी के अंदर हो रहा है, वो एकदम 100% एक्यूरेट हो, ऐसी चांसेस कम होते हैं, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट कॉपी हो। तो देखिए, मान लिया एक डीएनए का से दूसरी डीएनए जो कॉपी हो रही है, ठीक है, एग्जैक्ट, उसमें थोड़ा सा कुछ मिसमैच हो गया या कुछ कंफ्यूजन हो गया, तो इससे क्या हो जाता है? वेरिएशन क्रिएट होता है। क्या कहते हैं इसको? वेरिएशन। और वेरिएशन हम कहते हैं किसको है बच्चा? वेरिएशन हम कहते हैं, वेरिएशन हम किनको कहते हैं? वेरिएशन हम किसको कहते हैं? जो मेन एग्जैक्ट जो कॉपी होगा उसके अलावा अगर कुछ और हो जाए तो उसको हम वेरिएशन कहते हैं। तो जो भी बायोकेमिकल जो आपके अंदर रिएक्शंस होती हैं, जो रेप्लिकेशन एक उसका एक प्रोसीजर है, उसके अंदर एक वेरिएशन के चांसेस हैं कि एग्जैक्ट कॉपी ना होकर के थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है, इसी को हम वेरिएशन कहते हैं। अब इसके अलावा भी, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन नहीं हो जाता कि बिल्कुल ही अलग हो जाए, बिल्कुल लाइट हल्का सा वेरिएशन, क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल जो प्रोसीजर होता है, जैसे रेप्लिकेशन है और ट्रांसक्रिप्शन है, ये एग्जैक्ट कॉपीइंग नहीं कर पाते। ये एग्जैक्ट कॉपीइंग नहीं कर पाते, मतलब कॉपीइंग तो कर लेते हैं बट जरा सी वेरिएशन हो जाती है। अब आगे के सुनिएगा, वेरिएशन में और फर्दर क्या वेरिएशन हो सकता है। ऑफ कोर्स मेल बॉडी से अपना मेल गैमेट का अपना 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। फीमेल गैमेट का, दैट मींस ओवा का, अपना 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ये 2 डिफरेंट मेल से आएंगे एंड देन फाइनली ये कंबाइन होकर के एक 46 बनेंगे, तो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग वेरिएशन होगा, ठीक है। तो वेरिएशन का मतलब होता है मेन स्ट्रीम लाइन से, मेन एक पाथ से, इसके कंपैरिजन में इसके अंदर, जैसे मान लिया ये मेन कॉपी है, इससे जब हम इससे एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं तो इसके अंदर कुछ बदलाव आ गया, तो इसी को हम वेरिएशन कहते हैं, ठीक है बच्चा। और वेरिएशन का इंपैक्ट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। देखिए क्या होता है बेसिकली कि एक टर्म है इकोलॉजिकल निश, या फिर आप कह लीजिए निश, ठीक है। निश बच्चे क्या होता है ना, कि एक सर्टेन एनवायरनमेंट के अंदर में एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव करता है, कैसे इंटरैक्ट करता है। जैसे कोई भी एक इकोलॉजिकल निश की बात कर लें, पॉन्ड की बात कर लें,
या फिर किसी एक फॉरेस्ट की बात कर लें, देखिए क्या होता है ना कि वहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक साथ सर्वाइव करते होते हैं। उसमें जो है आपको लिविंग भी होता है उसका पोर्शन, नॉन लिविंग भी पोर्शन होता है, तो सारे आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, सर्वाइवल के लिए इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो निश के अंदर में बेसिकली, अगर ये निश क्या होता है, ये तो वो है ना, ये जो है किसी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में तो है नहीं, ठीक है। तो अगर इस निश के अंदर में कुछ स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ जाए, कुछ अचानक से इतनी बड़े बदलाव आ जाए, तो उसके अंदर जो इसके बायोटिक कंपोनेंट्स है ना, बायोटिक कंपोनेंट्स है, दैट मीन्स उसके जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जो उसके लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इस निश के अंदर में कुछ स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ जाए, वेरिएशन आ जाए, मान लिया एक एग्जांपल हम लेने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी एक पार्टिकुलर एरिया में पार्टिकुलर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते थे और अभी वहां पर अचानक से पानी बहुत सारा आ जाए, बाढ़ की स्थिति हो जाए, तो वहां पर क्या इश्यूज हो जाएगा, वहां पर इश्यूज हो जाएगा कि वहां पर ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के लिए इशू हो जाएगा। लेकिन अगर अचानक से इकोलॉजिकल अगर निशेस में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बदलाव हो जाए, और बदलाव हो जाने की वजह से तो ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर वेरिएशन होगी तो वो सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो ये जो वेरिएशन है ना बच्चे, इस ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को वेरिएबल निशेस में निशेस के अंदर कुछ हो रहे चेंजेस के अगेंस्ट भी सर्वाइवल में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं वेरिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन में और उसके सर्वाइवल में। क्या है बच्चा, क्या कि जो वेरिएशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किन चीज़ों में है, वेरिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में है और एवोल्यूशन में। देखिए बच्चा क्या होता है ना, कि एग्जांपल और मैं आपको लूँ बैक्टीरियाज का, ठीक है। एक बैक्टीरिया, एक कल्चर प्लेट है, बैक्टीरिया है, ठीक है। अब अचानक से क्या हुआ कि ना हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे बैक्टीरिया ग्रो कर रही थी, एक बैटरी प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो कर रही थी, ठीक है। अब अचानक से हमने क्या करा, इसका टेम्परेचर को दिया बढ़ा। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना, जिनके अंदर वेरिएशन होगा, कुछ चेंजेस होंगे, तो चांसेस हो जाएगा कि वो सर्वाइव कर जाएंगे। उसमें से अगर एक या कुछ भी पार्ट, कुछ सर्टेन रीजन भी अगर कोई सर्वाइव कर जाता है तो ये फर्दर और तेजी से मल्टीप्लाई करने लगेगा, एंड देन फिर वो, है ना, इवॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। चेंज हो जाता है ना, उनके एनवायरनमेंट में चेंजेस हो जाने की वजह से। तो ये जो उनको सर्वाइवल में हेल्प मिली वो किससे मिली, इसी वेरिएशन की वजह से मिली, इसी वेरिएशन की वजह से मिली, ठीक है बच्चा। तो अब आपके एनसीईआरटी में बच्चे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग इन रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग इन रिप्रोडक्शन। देखिए बेसिकली बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हमारे बॉडी का जो एक ब्लूप्रिंट है वो हमारा डीएनए है। हमारा जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा एक शेप है, हमारा एक साइज है, वो किस चीजों पर डिपेंड करता है, हमारी ब्लूप्रिंट दैट इज डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी सिमिलर स्पीसीज का अपना एक पार्टिकुलर शेप एंड साइज होता है, तो उस शेप एंड साइज, उस कैरेक्टर को मेंटेन रखने के लिए, है ना, उसके अंदर पार्टिकुलर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है बच्चा। तो इसीलिए जब भी ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है, नए ऑस्प्रिंग्स को दुनिया में लाने की कोशिश करती है, तो सबसे पहला जो उसका स्टेप होता है वो ये होता है कि जिस सेल को डिवाइड करना होता है उसके डीएनए रिप्लिकेट करते हैं, डीएनए की कॉपीइंग होती है, ठीक है, ताकि मेजर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन किया जा सके। तो सवाल क्या था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीइंग। क्यों, डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ एनी स्पीसीज, है ना। टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द कमिंग ऑफस्प्रिंग, डीएनए कॉपीइंग इज नेसेसरी। डीएनए कॉपीइंग की नेसेसिटी इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसी डीएनए में स्टोर्ड है ना। यही डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनती है और यही कॉपी फिर आगे फर्दर पास ऑन करती है। इस तरह से स्पीसीज का एक बेसिक जो स्ट्रक्चर, कैरेक्टर होता है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। देखिए मैं आपको बता दूं, वेरिएशन है वो बेनिफिशियल है बट बहुत जरूरी नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए वेरिएशन को मैंने आपको क्या बताया कि जो एक एक बेसिक बेस लाइन है ना, जो एक सर्टेन चीज है, जैसे ये एक बेस लाइन है, ठीक है, इसकी अगर हम एग्जैक्ट कॉपीइंग करेंगे और इसी कॉपीइंग के दौरान कुछ चेंजेस आ गए तो उसको हम वेरिएशन कहते हैं। उन वेरिएशन का हेल्प ये होता है बच्चे, उन वेरिएशन से हेल्पफुल ये मिलता है कि उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उस पार्टिकुलर निश में सर्वाइव करने में हेल्प मिलता है,
ठीक है। अगर उस निश के अंदर में कुछ चेंजेस आ जाएं, उस एनवायरनमेंट के अंदर में कुछ पार्टिकुलर चेंजेस आ जाएं, अगर उसके अंदर वो वेरिएशन चांसेस को इंप्रूव करता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें सर्वाइव कर पाएगा। उसका एग्जांपल मैंने आपको एक बैक्टीरिया का दिया। बैक्टीरिया जो हमारे अर्थ पर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। अब पार्टिकुलरली क्या हो रहा है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, तो अर्थ के टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया का जो है वो ऑफकोर्स अब उसका जो निश था उसमें चेंजेस आ गए, टेम्परेचर बढ़ गया। तो अब अगर उस बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन होगी तो इससे चांसेस बढ़ गए कि वो उस हायर टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो उसके सर्वाइवल के लिए कि जो एक वेरिएशन जो है उसके लिए बेनिफिशियल है, कि अगर इकोलॉजिकल निशेज में कुछ बदलाव होता है तो वो ऑर्गेनिज्म उसके वो सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है। हालांकि नेसेसरी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर निश में कोई बदलाव नहीं होता है तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आया? होपफुली आपको समझ में आ गया है, ठीक है बच्चा। तो यहां तक बात थी, बेसिकली हम रिप्रोडक्शन को समझ रहे थे।